हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जाहिद हुसैन। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक नॉर्मल एक सर्किट, एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है 414 या 440 वोल्ट या 415 वोल्ट, वो कैसे 11 kV से कन्वर्ट होता है। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारा जो BSc या फिर जो गवर्नमेंट लाइन से जो 11 kV आता है पोल से, वो यहाँ आता है। फर्स्ट वाला 11 kV पोल से आ रहा है, जो विद प्रोटेक्शन एक इन है और एक आउट है। इसमें एक इन है, एक आउट। आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आपके घर में बाथरूम में गीज़र लगे होते हैं, तो एक इन लाइट और एक आउटलेट होते हैं। इनलेट वाले रॉ वाटर आपके टैंक वाटर से आते हैं, और जो गीज़र में वो गर्म पानी हो जाता है, फिर आउटलेट आपके टैप तक आता है। इसे रिलेट करने बोल रहा हूँ, इससे कोई उसका मतलब आप इनलेट और आउट, ऐसे नहीं कि दो केबल है तो इसमें दो सप्लाई आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक इन है, एक आउट है। तो एक पोल से आ रही है फर्स्ट वाली केबल, और इसके अंदर 11 kV जो भी प्रोटेक्शन को होते हुए एक समझो एक सिक्योरिटी गेट है। ये कुछ भी अंदर में एबनॉर्मल करंट हमारे ट्रांसफार्मर तक ना पहुँच पाए, इसलिए हमें ये ST पैनल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक ST पैनल है जिसमें 11 kV आ चुकी है। 11 kV आने के बाद में ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग के साथ में ये रिले वगैरह के प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। ये सारा प्रोटेक्शन के होते हुए जब ये सब कुछ नॉर्मल रहेगा, करंट 11 वोल्टेज 11 kV रहेगी, जो कि अभी 10.45 kV है, 11 kV से कम ही है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद 11 kV के बाद में ये जो सप्लाई है वो ट्रांसफ़र, ये मैं दिखा देता हूँ। ये एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो बहुत सारे अलग अलग हैं, कोर टाइप, शेल टाइप। तो एक टाइप होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर वाइंडिंग वगैरह सब कुछ सेम होती है। वाइंडिंग OLTC, ये ड्राई टाइप है। ये वाइंडिंग चेंबर है, ये OLTC चेंबर है, जिसमें ऑन लोड टैप चेंजर होते हैं, वो है। इसमें बस यही कमी है कि इसमें ऑयल नहीं है, तेल भरा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। हमने ये इंडोर टाइप है, हमने बिल्डिंग के बेसमेंट में इसे लगा रखा है, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ड्राई टाइप इनफ है। ये 1500 kVA का ट्रांसफार्मर है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में। अभी हम बात करते हैं कि जो ST पैनल से जो केबल आई, वो देखो, वो ST पैनल है। एक इन गया ST पैनल में, और एक वहाँ से विथ प्रोटेक्शन जो केबल आई है वो ट्रेंच से होते हुए ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड 1U 1V, यहाँ पे देख सकते हो 11 kV लिखा है। ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड हो गया। मीन्स प्राइमरी साइड मतलब ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी साइड होगा 11 kV, सेकेंडरी साइड होगा 433 वोल्ट या 433। ठीक है ना, तो ये प्राइमरी साइड हो गया जिसमें आपका इन कर गया 11 kV वोल्ट। अब ये ट्रांसफार्मर जब स्टेप डाउन कर गया, वोल्टेज जब इसने स्टेप डाउन कर दिया एज पर ट्रांसफार्मर फीचर्स, उसके बाद हमको एक सेकेंडरी साइड में केबल कनेक्ट करते हैं। तो केबल क्या, उसमें थोड़ा ब्रेक डाउन जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा आती है, इसलिए हम जो इस कंपनी में जो रिकमेंडेड है वो केबल नहीं लगाना है, आपको बस बार लगाना है। बस बार भी वो सैंडविच टाइप, ये आप देख सकते हो ऊपर में जो ये बस बार है, जिसे BBT कहते हैं, बस बार ट्रंकिंग। इसमें से सेकेंडरी साइड से ये कनेक्ट हुआ है, जिसमें 415 433 जो है वो है इसका रेटेड ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज है 433, लेकिन हमको उससे कम वोल्टेज चाहिए, 415 चाहिए, इसलिए हम 415 पे इसको सेट रखें। तो ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से एक केबल के रूप में बस बार या केबल जो भी मतलब कंडक्टर के रूप में हम केबल ले लें, या फिर बस बार की पत्ती ले लें। कॉपर की पत्ती इसके अंदर रहती है। इसको और डिटेल में आप गूगल करना, स्नाइडर का काफ़ी अच्छा ये BBT आती है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से केबल बस बार BBT निकल गई। अब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से निकल गई तो हम इसको डायरेक्ट लोड से नहीं कनेक्ट करेंगे ना। अगर लोड में कुछ फॉल्ट आया तो वो हमारे ट्रांसफार्मर पे इम्पैक्ट कर जाएगा। सपोज करो एक मोटर हमने ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो क्या होगा, कोई अगर मोटर अगर बर्न होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो वो तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को भी डैमेज कर देगा, जिस वजह से हमको फिर से एक प्रोटेक्शन चाहिए। इससे पहले एक प्रोटेक्शन ST पैनल में था 11 kV आने से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस तरफ अगर देख पा रहे हैं, वो हमारा 11 kV सप्लाई आया, उसके थ्रू प्रोटेक्शन से होते हुए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में आया। प्राइमरी से स्टेप डाउन हो करके फिर ये
415 वोल्ट हमको मिला। 415 वोल्ट लोड पे जाने से पहले फिर हमें एक एलटी पैनल की रिक्वायरमेंट है जो 415 वोल्टेज को आगे भेजेगा, और अगर आगे साइड में कुछ फॉल्ट होता है तो ये यहाँ पे ये ACB है। पिछली बार आप वो वीडियो पहले जो मैंने दिखाया एसटी पैनल में, उधर VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, देख पा रहे हैं, जैसे क्लोज व्यू में दे देता हूँ। इसके अंदर में जो है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो मैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पे बनाऊंगा या बनाया हूँ, या फिर देख लेना आप यूट्यूब पे यार। ठीक है, ये 11 kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में यूज़ होता है, पर 415 में हम एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, जो कि देखो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से होकर के 415 पे आ गया। अभी इसमें इंडिकेशन में आप देखेंगे तो एक मल्टी फंक्शन मीटर एज यूजुअल लगा हुआ है, जिसमें आप वोल्टेज, करंट, KVA रेटिंग जो भी देखना है देख सकते हैं। फिर एक ये सेपरेट हमने मल्टी फंक्शन मीटर एक दो लगा हुआ होगा, एक इनपुट एक आउटपुट। ये हमने PLC के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है कि हमें जब भी पावर लॉस हो तो हमको DG को स्टार्ट करने का कमांड मिल जाए। इस वजह से हमने ये RS485 का ये सिग्नल चाहिए था, इस वजह से हमने ये एक्स्ट्रा लगाया है बाद में। बट एक्चुअल जो पैनल में होता है बस इतना ही होता है। ठीक है, RYB इंडिकेशन, ब्रेकर ऑन है, ACB ऑन है और ACB ऑफ है। एक और इंडिकेशन मिसिंग है, ट्रिप का भी इंडिकेशन होना चाहिए, लेकिन क्लाइंट का रिकमेंडेशन नहीं होगा, जिस वजह से पैनल बिल्डर ने, पैनल मैन्युफैक्चरर ने इसको नहीं लगाया। उसके बाद ये फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है वो कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है, जिसमें बाहर से 415 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आ रहा है वो इसमें आ गया। उसके बाद ये प्रोटेक्शन है। एयर सर्किट ब्रेकर की खासियत ये है कि वो एयर सर्किट ब्रेकर विद प्रोटेक्शन आता है। जैसे VCB है ना, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो प्रोटेक्शन नहीं आता। आप अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर परचेस कर लो सिर्फ और उसमें 11 kV सप्लाई दे दो और सोचो कि प्रोटेक्शन के साथ है, तो नहीं, आपको एक कंप्लीट पैनल परचेस करना होगा जिसमें न्यूमेरिकल रिलेज और CT और PT और सारे इक्विपमेंट होना चाहिए, तब वो जाके प्रोटेक्टेड HT पैनल बना। बट LT में एयर सर्किट ब्रेकर का एक खास बात है कि अगर आप इतना बड़ा पैनल नहीं भी लगाए हो तो आप डायरेक्ट एक छोटा पैनल बना करके सिर्फ एयर सर्किट ब्रेकर के पीछे में ही सप्लाई दे दो और डायरेक्ट इस ब्रेकर के आउटपुट से ले सकते हो, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोटेक्शन आता है साथ में एयर सर्किट ब्रेकर के साथ में। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट एक HT और LT का एक पार्ट हो गया। एक HT पैनल दिखा दिया, ये LT पैनल है जो कि एयर सर्किट ब्रेकर है, इससे हम लोग मैनुअल स्प्रिंग चार्ज करते हैं। एक और बात बता ही देता हूँ साथ ही साथ, अब जैसे वोल्टेज 10.45 हुआ, अब घर में एक स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है जो अपने आप वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। यहाँ पे ये 1041 आ रहा है, तो मेरा वोल्टेज इसमें कम ज़्यादा होता है इसके थ्रू। आई होप कुछ लोग जानते होंगे इसे। तो एक बात और ये है कि ये क्या है, इसे कहते हैं RTCC पैनल। ठीक है, रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल पैनल। अभी आप, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले, कि घर पे आपके एक स्टेबलाइज़र होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज को अप डाउन अगर हो रहा है तो वो उसको बैलेंस करता है। आप 90s में जाओ, ब्लैक एंड वाइट TV जब था, तो वहाँ पे एक छोटा स्टेबलाइज़र रहता था जो मैनुअल ऑपरेटेड रहता था, एक रोटरी रहता था जिस पे हम लोग उसको चेंज करते थे। वो जनरली शक्तिमान या फिर पुराना कुछ याद होगा आप लोगों को, जब ब्लैक एंड वाइट TV में देखते थे तो देखते देखते सडन TV का जो स्क्रीन है ना वो छोटा हो जाता था, तो हमारे बड़े बोलते थे अरे वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज कम हो गया। तो फिर हम मैनुअली इस टाइप का एक सिलेक्टर स्विच ब्लैक कलर का आता था, उससे खट 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 करके बढ़ाते थे, तो वो वोल्टेज बढ़ाते थे। ठीक है ना, तो अभी उसी टाइप से ये सब कुछ बड़ा बड़ा साइज़ में है। जैसे कि एक HT पैनल हो गया अलग, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा रेटिंग में बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से ये स्टेबलाइज़र का एक अलग पार्ट है। रोटरी जिसको हम लोग हाथ से करते थे ना, तो वो यहाँ पे ऑन लोड टैप चेंजर है जो मोटराइज के थ्रू है, बट ये सब को कमांड देता है ये RTCC पैनल। ठीक है, अब ये RTCC पैनल है, रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल पैनल ये है। इस पे हमने वोल्टेज सेट रखा है कि हमको 11 kV जब आएगा तो 415 वोल्ट आना चाहिए। उस हिसाब से पहले मैं बता देता हूँ, ये इंडिकेशन सप्लाई ऑन का है। जब भी टैप चेंजर चेंज होगा तो ये टैप चेंज प्रोग्रेस लाइट ऑन हो जाएगी। ये टैप पोजीशन बता रहा है कि ट्रांसफार्मर किस टैप पे अभी उसकी वाइंडिंग है। ये टोटल माइंड है इसका, जो कंट्रोलर है इसे हम लोग AVR कंट्रोलर भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर रिले। इसमें हमने सेट रखा है कि हमको 415 से 430 के बीच में चाहिए। तो जैसे ही 415 से 414 होता है तो ये फिर से टैप ऊपर नीचे कर देता है वोल्टेज बढ़ने के हिसाब से। ठीक है ना,
तो ये RTCC पैनल जो है ये सेकेंडरी वोल्टेज को रेफरेंस लेता है, बट ये टैप को जो चेंज करता है तो वो प्राइमरी साइड करता है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में जो है वो वोल्टेज कम रहता है और करंट बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। और HT में 11 kV में क्या होता है कि वोल्टेज हाई रहता है बट करंट लो रहता है। तो हमको करंट ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है ना, जो हमको बहुत ज़्यादा हेवी कॉन्टैक्ट्स चाहिए कब, जब मेरा करंट क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वोल्टेज जो है 10.50 है, 11 kV भी नहीं है, और उसका करंट है 23.175। सपोज करिए 11 kV है तो सिर्फ आई थिंक ये 24 एम्पियर ही बस ये ले रहा है HT पैनल 11 kV साइड में। अभी इसका आप अगर सेकेंडरी साइड में आओ, सेकेंडरी साइड में अगर हम देखें इसका लाइन टू लाइन कहाँ गया, हाँ बस आ गया, छोड़ लो एक और, हाँ ये देखो ये लाइन टू लाइन आ गया। अभी इसका वोल्टेज है 424 बट करंट है 585। अभी उधर देखो HT पैनल में कितना था 11 kV और 24 एम्पियर, लेकिन इधर 424 वोल्ट ज़रूर है पर करंट देखो 605 है। इसीलिए हम लोग टैप चेंजर जो इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉल करते ज़रूर हैं HT साइड में, बट उसका जो रेफरेंस जो हम लेते हैं वो लेते हैं LT साइड से, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।